आंदोलन लगातार अपना जोर पकड़ता जा रहा है और ये तस्वीरों में आप देखिएगा युवा काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। बैनर के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि जो बुजुर्ग यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, उनके साथ हैं और मोदी सरकार को ये बता देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं कि इनकी आवाज़ को सुनना अब उनके लिए लाजमी होगा। इग्नोर नहीं किया जा सकता इन तमाम चीज़ों को। ये देखिएगा बड़े बड़े बैनर इनके हाथों में हैं, मिस्टर मोदी वर्ल्ड इज वाचिंग यू। देखिएगा इस तरीके की जो भाषा है, इस तरीके के शब्द हैं जो जाकर के कटाक्ष के रूप में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो सरताज हैं, भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है, दिल्ली की कुर्सी पर बैठी है, मोदी जी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सविता ढुल है जो यहाँ धरना जो चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन जो चल रहा है, उनको समर्थन देने ही आई हैं। इनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन को? मैं इसको देखती हूँ इंडिपेंडेंट इंडिया में एकदम एक भव्य आंदोलन, इतना संतुलित, इतना डिसिप्लिन्ड, इतना ग्रेसफुल और इतना पीसफुल आंदोलन मतलब मैंने नहीं देखा। और यहाँ मौजूदगी दर्ज करवा के मैं अपनी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत खुशी है मुझे कि मैं यहाँ आई हूँ। किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जो सल्तनत है उनकी आवाज़ को सुने, लेकिन सुनी नहीं जा रही। गैप कैसे लगता है, कहाँ लगता है, किस तरीके से सरकार माने? देखिए, परसिस्टेंट एफर्ट चल ही रहे हैं और नेशनल हाईवे 24 जाम करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ आने जाने में असुविधा हो रही है, वो सब चीज़ें हो रही है। तो आज नहीं तो कल सुननी तो पड़ेगी। और ये लोग ऐसे हैं कि यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, ये यहीं बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। आप यहाँ इनकी इच्छा शक्ति देखिए, आप यहाँ इनकी दृढ़ संकल्प देखिए कि ये कहते हैं चाहे 1 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, हम यहाँ बैठे और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं। काफ़ी से आंदोलन हालांकि युवाओं से जुड़े मुद्दों को आप उठाती रही हैं, रोजगार के मुद्दे पे आपने काम किया। ये सरकार जो प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, इसके खिलाफ काफ़ी बार बिगुल आपने बजाया। क्या लगा इन आंदोलनों के माध्यम से कि सरकार की वो कौन सी नब्ज है जो दबाने की ज़रूरत है, जिसके बगैर ये किसानों की बात नहीं सुनेंगे? ये देश का मुद्दा है। देखिए, जो ये आंदोलन हमें सिखा रहा है, ये आंदोलन बुजुर्ग इसको चला रहे हैं, मेनली जो एज्ड पीपल हैं वो चला रहे हैं और पूरी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ चला रहे हैं। तो ये हमें सिखा रहे हैं कि संघर्ष कैसे करना है और ये इनकी सफलता बाकी सारे मुद्दों की सफलता हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सीख जाएंगे कि हमें कैसे लड़ना है और कैसे आगे अपनी बात रखनी है। तो ये आंदोलन का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, ना केवल किसानों के लिए, रोज़गार के मुद्दों के लिए, बेरोज़गार वाले मुद्दे, हर एक मुद्दे के लिए। बतौर युवा, जो युवा भी साथ आपने देखा कि किसी न किसी माध्यम से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साइकिल पर चल के आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई बैल बुग्गी लेकर के आ रहा है। हर तरीके का समर्थन, हर वर्ग के लोग तो आए हैं। युवा भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हुए दिखाई देते हैं और बोला जाता है कि युवा हो तो क्रांति हो ही जाती है। कहीं ना कहीं ऐसी गुंजाइश आप देखते हैं कि युवा है वो पॉजिटिव मैनर में ही रहेंगे जैसा कि अब तक रहा है, या फिर सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किलें उग्र होकर के खड़ी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि बार बार मंच से भी बार बार घोषणा की जा रही है कि शांति प्रिय ढंग से हमने चलाना है, हमने कुछ किसी को नहीं बोलना है, हमने शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रखनी है और भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हक लेके जाएंगे। तो वो बैलेंस है बहुत अच्छा कि शांति प्रिय ढंग से लेकिन अपने हकों की आवाज़ लेके हम यहाँ बैठे हैं और हम वो लेके जाएंगे। काफ़ी छात्र संगठन यहाँ आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के मंच से भी वो बोले हैं और मीडिया के सामने भी बोले हैं। ऐसा लग रहा है कि मुद्दों का मेला बन गया है। तमाम जो वर्ग हैं, अपने अपने शोषित जो लोग हैं, सरकार या सरकारों के किसी भी विभागों से वो जुड़ रहे हैं। बतौर युवाओं के मुद्दे, रोजगार को लेकर के जो मुहिम आपकी चली है, क्या देखते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस मंच के माध्यम से क्लब होकर के दिल्ली की सत्ता तक जाने चाहिए, जो प्रदेश के मुद्दे हैं? हमारे प्रदेश के मुद्दे जैसे मैं हमेशा से उठाती रही हूँ, सबसे बड़ा तो बेरोज़गारी का मुद्दा है। हम हरियाणा में नंबर 1 आ गया हम बेरोज़गारी में। दूसरा, जो भर्तियों में धांधलियाँ होती हैं, जो हमें बाहर प्रचार किया जा रहा है निष्पक्ष, पारदर्शी, ईमानदार भर्ती का, ना पर्ची ना खर्ची, जो कि जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं हमेशा सबूतों के साथ अपने पेज पर रखती रही हूँ। तो वो सब मुद्दे यदि क्लब होके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस स्टेज से मांग यही उठनी चाहिए कि कृषि के जो अध्यादेश हैं, 3 काले कानून हैं, वो वापस हों और उसके साथ जो 8 मांगों का इनका चार्टर है वो बेहद मतलब इम्पॉर्टेंट है। मेन चीज़ राजेश जी मुझे इसमें क्या लगती है कि ये ना कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर का। जो एग्री बिजनेस में जो ये कॉर्पोरेट्स उतर रहे हैं,
ये इसको रोकना है किसी भी तरीके से। केवल 3 काले कानूनों की बात नहीं है, हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान देश है हम, तो वहाँ पे कॉरपोरेट्स की एंट्री होना मतलब वेलफेयर स्टेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वो कॉरपोरेट की जो है सेंध ही नहीं, किसान का तो ये मानना है कि कॉरपोरेट घराने और सरकार मिलकर के उन्हें अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर देंगे और ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल सटल कोशिश वही है ना। आप ये देखिए कि मंडी सिस्टम ख़त्म, एपीएमसी ख़त्म करना चाह रहे हैं, प्राइवेट मंडियों का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में चेंज आ गया है, और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सब कुछ, ये सब क्या है, ये सटल तरीके से प्राइवेटाइजेशन ही तो हो रहा है। और जब वो होता चला जाएगा, मुझे तो यहाँ लगता है जीएमओ सीड्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा कि जब ये किसानों को बीज देंगे कि इन्हीं बीजों से आपने खेती करनी है, और उन बीजों से फिर दोबारा बीज नहीं बन पाएगा, ये किसी को नहीं पता है। और बीज नहीं बन पाएगा तो वो खरीदना किससे पड़ेगा? कॉर्पोरेट से। और वो ज़्यादा दामों पे बेचेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसे के लिए क्या करेंगे? धीरे धीरे ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी, तो वही ये सस्ते मजदूर मिल जाएंगे। तो वो सटल तरीके का जो ये करना चाह रहे हैं वो षड्यंत्र है, ये मतलब रोकना चाहिए। सरकारों ने सबसे पहले जब किसान जमा होने शुरू हुए तो एक बात बोली कि ये किसान नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। फिर बोला गया कि हरियाणा का किसान नहीं है। अब इन बातों पे तो वो मान गए हैं कि ये किसान भी हैं और हरियाणा के भी हैं, लेकिन अब बड़े बुरे तरीके से किसानों को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, प्रोपेगेंडा फैला करके। पहले भी होते आए हैं, क्या लगता है कि इस प्रोपेगेंडा में ये कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, 0%। क्या क्या नहीं कहा गया, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कांग्रेसी, भाई हरियाणा के एक साथ नहीं है, पंजाब के किसान कर रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं कह सकते थे, वो सब कुछ कहा है। लेकिन आप यहाँ धैर्य देखें कि धैर्य है, दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है कि भाई तुम कुछ भी कहते रहो, हमारी ये मांगे, हम लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे सीधा। और ये मुझे नहीं लगता कि कितनी ब्रांडिंग कर लो, कब तक करेंगे। तो ये जो एक क्यूमुलेटिव एनर्जी यहाँ पे है ना, जो हम फील कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिविटी है कि हमें ये अपना हक लेके जाना और हम लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके आगे सारे धीरे धीरे सब ये फेल हो जाएंगे। सर कहाँ से आप आए हैं और किस तरीके से? हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं और किसान हैं, किसानी करते हैं। पढ़ाई करके भी हमने किसानी का धंधा चुना, हम किसानी करते हैं आज भी। और हमारा ये मानना है कि जैसा हमारा संगठन इस समय चल रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब तक ये तीनों काले कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, हम यहाँ डटे रहेंगे। हम सब एक हैं और एक झंडे के नीचे हम अपना आंदोलन चलाएंगे। जिंदाबाद। श्वेता, ये सबसे बड़ी बात है। बाबा एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। ये सबसे बड़ी हरियाणा के लिए बात है कि हरियाणा के आदमी को हरियाणा में खड़ा होकर ये बताना पड़ता है कि मैं हरियाणा से हूँ। कैसा सिनेरियो इन लोगों ने खड़ा है? देखिए, ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई है। आप और किसानों को आने नहीं दे रहे हो यहाँ पे। मध्य प्रदेश के किसान रोक लिए गए हैं, यूपी के किसान रोक लिए गए हैं, फिर आप कहते हैं यहाँ हरियाणा पंजाब का ही किसान क्यों कर रहा है? और यहाँ खड़े होकर हमें अपना बोलना पड़ा कि हम हरियाणा से हैं और हम अपने हक मांगने के लिए आए। तो अजीब सा ही सिनेरियो है राजेश जी, ठीक नहीं चल। बाबा कहाँ से आए हैं आप? हम शितराने से जी, पंजाब से। हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? सानू आज 10 दिन चले। हाँ जी। तो एक एक करके आप लोग बोले। एक मिनट, एक एक करके आपसे भी से मैं बात करूंगा। क्या लगता है, पहले खट्टर की सरकार से लड़े या मोदी की सरकार से लड़ने की कोशिश है, कितना मना पाएंगे आप प्रधानमंत्री जी को कानूनों को? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੀਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे इस पे? आप कुछ बता रहे थे इस पे? बोलो हाँ जी, बताएं आप। हम ये बता रहे हैं कि जब 1960-65 में हिंदुस्तान में अनाज का काल पड़ा और बाहरले देशों से हमारे को कणक मंगानी पड़ी, खाद्य पदार्थ मंगाने पड़े, एक भी हमारे पास उस टाइम लीडर नहीं था जो बोल रहा था कि हम अनाज पैदा करके अपने भूखे हिंदुस्तानियों को खिला देंगे। उस टाइम किसान को और जवान को नारा दिया गया, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया
जब उस टाइम इन्होंने नारा दिया और पंजाब के किसानों को उत्साहित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करें, उन्होंने अपना आप ख़त्म करके अपने सोमे जो उपजाऊ सोमे थे वो ख़त्म करके अनाज पैदा किया और देश का पेट भरा। और देश में अनाज बेचने के लिए पैदा इतना फालतू कर दिया कि देश में अनाज अपने लिए रखने के बाद बेचने के लिए भी सरप्लस था। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਸ਼ੇ पर ला लिया। भाई साहब आज की डेट में हम ये जानते हैं, किसान भी पहले की तरह अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कि आज 3 साल का रिजर्व कोटा सरकार के पास फालतू पड़ा है गोदामों में। लेकिन क्यों किया गया? सरकार को ज़रूरत तभी किया गया ना। आज हमारे हक खो रहे हैं तो क्यों खो रहे हैं? जो हमारी ज़मीनें हैं एक काले कानून बनाकर उनको एक कारपोरेट घरानों को दे रहे हैं। जब इन्होंने ये कानून बनाया था किसानों से क्यों विचार नहीं किया गया? किसानों से विचार करना था, क्योंकि ये कानून किसानों के साथ लागू था, उनसे पूछा ही नहीं गया। आज लाखों की तादाद में ये किसान जो सड़कों पर पड़े हैं, इनके बच्चे पीछे पता नहीं किस हालात में हैं और पता नहीं कैसे वो गुजारा कर रहे हैं। पर सभी किसान यहाँ अपने हक के लिए अकड़े हुए हैं और बैठे हैं, सर्दी में मर रहे हैं। चाहे इनको सभी साथ दे रहा है, हिंदुस्तान का हर एक स्टेट हर सुबह आज किसान का साथ दे रहा है। और कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 71। 71 साल आपकी उम्र है। क्या अब तक इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा गुस्सा किसानों का आपने इस उम्र के पायदान तक देखा है क्या? आप कभी नहीं देखा, नहीं देखा। जो आज किसान की दुर्दशा है ये आज तक 1947 से लेकर आज तक नहीं हुई। ये पहली दफ़ा है कि एक देश का प्रधानमंत्री अपनी वो पावर जो किसान उसकी एक जान थी उनको भूखा मरने के लिए और कंगाल करने के लिए मजबूर कर रहा है। खुले समान थले पैने हैं जी ਅਸੀਂ रात ਨੂੰ। इस साइड आ जाए, यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड आ जाए, कोई बात नहीं जी। खुले समान ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ में ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। जब तक ये नहीं लेंदा काले कानून वापस तब तक ਅਸੀਂ हितों हिलांगे नहीं। लग तो नहीं रहा कि मोदी साहब मान जाएंगे। मरना पऊ जी, हर हाल में मरना पड़ेगा जी उसको। मानना पड़ेगा। हाँ जी मरना पऊ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ, ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। देखिए सर, पैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से हिल चुकी है। वो हमें बोलती है कि आप संशोधन कर लीजिए, जितना चाहिए आप अपने पेन कापी पकड़ लीजिए, हमें लिख के दे दीजिए। मगर हमने ये कानून रद्द करवा कर जाना है तो को करवा कर जाना है। और जो मोदी सरकार और खट्टर सरकार घटिया नीतियों पर तुर पड़ी है वो हमें इनकी कामयाबी नहीं होने देंगे। जैसे इन्होंने शाहीन बाग को ख़राब करना चाहा, जाट आंदोलन ख़राब करना चाहा, ऐसे हम ये किसान आंदोलन नहीं ख़राब करने देंगे। ऐसे इन्होंने अब शरारती अंसर जो छोड़े हैं हमारे यहाँ पे बीच में, कल भी कुछ पकड़े गए। हम डेली 1 2 3 4 पकड़ते हैं कि किसी दिन हम 10 भी पकड़े थे। जितना हमें जो जब उनको पकड़ते हैं वो हमें बोलते हैं हमें एसडीएम ने भेजा, हमें थाने वालों ने भेजा, हमें कमिश्नर ने भेजा, हमें डिप्टी कमिश्नर ने भेजा। मगर सर ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होते हैं। इसमें तो आपके पास लौट रहा हूँ। इन्होंने जो बताया काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ आए दिन कोई न कोई पकड़ा जाता है, कोई सर्विलेंस पे लोगों को रखे हुए है, कोई ड्रोन लेकर के पहुँचा है। एक बड़ी साजिश है, जिसको पकड़ो प्रशासनिक अधिकारियों का नाम लेता है कि मुझे डीसी साहब ने ड्यूटी लगा रखी, मेरी थानेदार ने ड्यूटी लगा रखी। क्या कोई साजिश चल रही है? आपको क्या लगता है? ये तो अंडरस्टूड है राजेश जी कि कोई भी बड़ा आंदोलन रहेगा उसमें मिसक्रिएंट्स को छोड़ा जाएगा आंदोलन को फेल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो होंगी यहाँ पे और हो रही होंगी, जैसे ये बता रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इनकी मुस्तैदी और ये कितने अवेयर हैं, ये उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो यही बहुत अच्छी बात है और इनको ऐसे करते रहना चाहिए। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ मैं। क्या लगता है कि खट्टर साहब के साथ खड़े हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके विरोध में वोट लिया था, साथ में बैठ गए, सत्ता में
हिस्सेदारी कर ली, लोगों का गुस्सा था शांत हो गया था एक बार, अब दोबारा फिर पीक पर है। कुछ विधायक उसके अंदरूनी तरीके से किसानों के दबाव में ही उन्होंने चाहे बोला हो कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। क्या इस पूरे रोष को देखते हुए दुष्यंत को वहाँ से रिज़ाइन कर देना चाहिए? मैं एक किसान की बेटी हूँ, हरियाणा की बेटी हूँ और पंजाब की द्योती हूँ, और मैं जानती हूँ कि कितना गुस्सा है किसानों में इस चीज़ को लेके। और यदि दुष्यंत चौटाला सच में देवीलाल परिवार से बिलोंग करते हैं और देवीलाल के वंशज हैं तो उन्हें प्रूव करने के लिए बिल्कुल इस्तीफ़ा देना चाहिए। हालांकि इस चीज़ का ज़्यादा सा फर्क नहीं है क्योंकि स्टेट का मामला है, वो एक दबाव की रणनीति के तहत आएगा। कानून दिल्ली ने बनाए हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर मेरे ख्याल से उन्होंने अब कम से कम जो राज है उसका लोभ छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे जो बेरोज़गार युवा साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे पेज पे हैं, जो मुझे सुनते हैं पढ़ते हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहती हूँ कि एक दिन कम से कम एक दिन यहाँ निकाल के आएँ, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएँ और अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होकर सॉलिडारिटी दिखाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़। वो कहते हैं ना, रगों में दौड़ने फिरने के कायल नहीं हैं हम, जो आंख से ना टपका वो लहू क्या है, तो वो हमें भी दिखाना चाहिए। हम तो नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग किसान भाई माता बहनें यहाँ बैठे हैं, क्या हम एक दिन आके उनका साथ नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते? तो ये भी बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका। तो ये श्वेता ढुल और हरियाणा और पंजाब के किसान थे, ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ विरोध करने की, धरना देने की, प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें साथ देने की। सबका एक ही मुद्दा है कि सरकार को नरमी दिखाते हुए अपने जो कानून उन्होंने बनाए हैं कृषि को लेकर के उन्हें वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो ये आर पार की लड़ाई लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दैग्रो।